दूसरा विश्व युद्ध हमारी दुनिया में अब तक का सबसे तबाही वाला मंजर था। ऐसा खौफनाक विश्व युद्ध जो टैंक्स, लड़ाकू जहाजों, मशीन गनों, जी हाँ, धनुष और तीरों से भी लड़ा गया। तो मिलिए ब्रिटिश सेना के इस अधिकारी जनाब ए अली जैक चर्चिल से, जिसने धनुष और तीर, तलवार और बैक पाइप के सेट के साथ यूरोप में पूरी तरह से अनोखे तरीके से जर्मन सेना को टक्कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध में सभी लड़े नायकों में से कुछ ही जैक की तरह अजीब या निराले हैं। इसलिए आज हम अपने हेलमेट पहनकर, अपनी राइफलें लोड करके आगे मार्च करते हुए मैड जैक चर्चिल के लेजेंडरी जीवन के माध्यम से उनकी पुरुष मॉडलिंग, तलवार से लड़ने, खतरनाक पलायन और सर्फ बोर्डिंग की कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं। आप माने न माने पर मैड जैक नरक की आग और हवाई हमले सायरन के काले बादलों में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसका जन्म 1906 के सरे के अंग्रेजी काउंटी डोरमेंसलैंड नाम के एक शांत गांव में हुआ। और ये एक ऐसी जगह है जो युद्ध से ज्यादा देश की दिलकश सैर के लिए जानी जाती है। इसके बावजूद जैक के सर पर फौजी बनने के लिए भूत हमेशा सवार था। आइल ऑफ मैन पर किंग विलियम कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इस युवा जैक चर्चिल, अरे नहीं भैया, ये विंस्टन चर्चिल का कोई रिश्तेदार नहीं है, इसे मशहूर सैंडहर्स्ट मिलिट्री अकादमी में स्वीकार कर लिया गया, जिससे वॉर हीरो बनने की इच्छा रखने वाले जैक को आखिरकार एक अधिकारी बनने के लिए ट्रेन किया गया। जैक एक शानदार ट्रेनी था और मुंह फट होने के लिए अपने वरिष्ठों के साथ तू मैं करने के बावजूद जैक ने 1926 में सैंडहर्स्ट से ग्रेजुएट हो गया। वो उन्हें जल्दी ही मैनचेस्टर रेजिमेंट की दूसरी बटालियन में नियुक्त किया गया, जहां इस युवा अधिकारी ने अपने धनुष को पकड़कर अपनी म्यान को भी जकड़ लिया और बर्मा की ब्रिटिश कॉलोनी में अपने दस्ते में शामिल होने के लिए रवाना कर दिया गया। जैक के इस अनोखे पसंदीदा हथियार ने तुरंत ध्यान खींचना शुरू कर दिया और तलवार के उपयोग के बारे में पूछे जाने पर चर्चिल ने बस यही जवाब दिया, कोई भी व्यक्ति जो अपनी तलवार के बिना युद्ध में जाता है वो ठीक से तैयार नहीं होता। इसी तरह वो ये भी जानता था कि सटीक धनुष सही हाथों में होने पर कितना कारगर और जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए उन्होंने इसको चुना। फायर आर्म्स का भंडार होने के बावजूद जैक बर्मा में अपने हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए बेकरार था, लेकिन दुर्भाग्य से वहां असल में कोई कॉन्फ्लिक्ट मिला ही नहीं और वहां उसके ज्यादातर कामों में आगे की ट्रेनिंग ही शामिल थी। शांति काल की बोरियत से उबकर जैक ने अपने ज्यादातर वक्त नए शौक चुनने में बिताया। उन्होंने स्कॉटिश सैनिक से बैकपाइप सीखकर अपने स्कॉटिश पूर्वजों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने मोटर बाइक पर पूरे एशिया की यात्रा भी। दोस्तों, मेरी रोड ट्रिप्स में आमतौर पर फास्ट फूड, डिनर और आइस स्पाइस के खेल शामिल होते हैं, लेकिन जैक में तो कुछ अलग बात थी। सिपाही ने भारत में रंगून से पूना तक 1500 मील से ज्यादा की दूरी तय की, जहां वो रास्ते में एक भैंस से दुर्घटनाग्रस्त हुआ। सौभाग्य से जैक की बाइक को कोई नुकसान नहीं हुआ और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने बार बार अपनी बाइक को ऊंचे जोखिम भरे रेलवे पुलों के पार धकेलने को वो राजी हुए, और वो भी अपनी बाइक को रेल पर बैलेंस और खुद स्लीपर्स के पार चलते हुए। 10 साल की सर्विस के बाद अपने ऑफ टाइम में अपने रोमांचक कारनामों के बावजूद जैक सैन्य जीवन से ऊब गया, तो उसने 1936 में सेना से रिटायरमेंट ले ली, या सीधे कहूं तो अपनी कुछ नई रुचियां खोजने के लिए चल पड़ा। जैसा कि आप अब तक समझ गए होंगे, ये नॉर्मल से काफी अलग शौकीन था। अगले कुछ सालों में जैक ने आई यंग एट ऑक्सफोर्ड नाम की एक अमेरिकी फिल्म में अभिनय किया, केन्या में एक मेल मॉडल के रूप में काम किया, एक सैन्य बैक पाइपिंग प्रतियोगिता में भाग लिया और 1939 में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व किया। ऐसे कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इस पॉइंट तक जैक का रिज्यूमे काफी प्रभावशाली बन चुका था, लेकिन इस पोजिंग, पाइपिंग और एरो फायरिंग से भी उसका जी नहीं भरा और ये सैनिक अपने देश के लिए लड़ाई लड़ने के लिए अभी भी तरस रहा था। जैक की इच्छा जल्दी पूरी होने वाली थी। दुनिया भर पर कहर बनकर युद्ध टूटने वाला था और इससे जैक के जीवन में कुछ सबसे आशाजनक घटनाएं बस होने ही वाली थी। भाई साहब, पागलपंती नेक्स्ट लेवल होने वाली थी। 1 सितंबर 1939 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ऐसी कार्रवाई जिसने मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी युद्ध को जन्म दिया। विश्व युद्ध 2। ब्रिटेन और फ्रांस दोनों पोलैंड के साथ जुड़ गया और सिर्फ 2 दिन बाद ही उन्होंने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे ही ब्रिटिश सेना ने यूरोप में कदम रखना शुरू किया तो 33 साल के जैक को सेना में फिर से शामिल होने का मौका मिला। उसने अपनी तलवार से धूल साफ की और ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ फ्रांस के लिए रवाना हो गया। इस बार जैक सीधे कार्रवाई में कूद गया। एक बार फिर से मैनचेस्टर रेजिमेंट के साथ जुड़ने पर जैक को सेंट अमन में फ्रांसीसी बेल्जियम सीमा पर तैनात किया गया और उसके यूरोप पहुंचने के कुछ ही समय के बाद जर्मन सेना ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए अपने ब्लिट्जक्रिग की शुरुआत की। ब्लिट्जक्रिग एक ऐसे आशाजनक हमले की रणनीति थी जिसमें टैंक, वायु समर्थन और पैदल सैनिकों की एक बड़ी संख्या का इस्तेमाल किया गया था, जो फ्रांस के माध्यम से रक्षा की संबद्ध रेखा को तोड़ने और देश को एक तेज गति में ले जाने के लिए कई कोणों से चार्ज करता था। जैसे ही ब्लिट्जक्रिग आगे बढ़ा तो जैक और उसका रेजिमेंट का सामना ऐसे आक्रमणकारियों से हो गया जो भयंकर घात लगाने और आगे बढ़ते सैनिकों पर झपटने, हमले को धीमा करने की फिराक में थे। वे कहते हैं कि आपको कभी भी बंदूक की लड़ाई के लिए चाकू नहीं लाना चाहिए, इसलिए जैक इसके बजाय तलवार लेकर आया। कथित तौर पर इन हमलावरों का नेतृत्व करते हुए उसने अपनी तलवार को हवा में लहराकर युद्ध में भाग लिया। उन्होंने युद्ध के मैदान में
तलवार के माध्यम से अपनी मोटर बाइक की सवारी करने में भी अपना समय बिताया। कहते हैं कि उसे अक्सर युद्धग्रस्त फ्रांसीसी ग्रामीण इलाकों में अपने धनुष को अपनी पीठ पर बांधे हुए देखा जाता था। देखते देखते जल्दी इस तलवार चलाने वाले, बैकपाइप बजाने वाले सैनिक के बारे में कहानियां मशहूर होने लगीं, जो कि जर्मन सेना का पसीना छुड़ाने लगीं। इन कहानियों में सबसे फेमस वाली मई 1940 से आती है, जब जैक और उसके लोगों को आने वाले ब्लिट्जक्रीग से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया था, जो ला एपिनेट के फ्रांसीसी गांव में वापस चले गए। 27 मई को आगे बढ़ते हुए जर्मन उस गांव पहुंच गए और अब जैक और उसके लोगों को आखिरी फैसला लेना था। कहते हैं कि गोली से घायल और पूरी तरह से घिरे हुए घायल जैक ने कथित तौर पर जर्मनों के खिलाफ 2 सब मशीन गन से लड़ाई की। क्या मस्त एक्शन था यार। फिर वो एक टावर पर चढ़ गया, अपना धनुष उठाया और उसने जमीन पर एक ऊंची रैंकिंग वाले जर्मन अधिकारी को तीर मार दिया। ये शॉट ब्रिटिश सैनिक के इतिहास में आखिरी रिकॉर्डेड केस बन गया, जिसमें एक धनुष और तीर से दुश्मन को मारा गया था। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां थी। और मैड जैक ने बाद में कहा कि उसके पास तो ला एपिनेट में उसका धनुष था ही नहीं, वो पहले ही युद्ध में से खो चुका था। लेकिन ये देखते हुए कि जैक ने अपने धनुष का उपयोग करके युद्ध के दौरान कई और दुश्मनों को सफलतापूर्वक मजा चखाया था, तो वो अभी भी इस टाइटल का हकदार तो बनता था बॉस, वो भी असली वाला। भले ही ला एपिनेट में जैक की असल कार्रवाइयां अभी भी हीरोइक थीं और वो उसके कारनामों से फैलने वाली कहानियों के बहुत ही करीब थी। धनुष का शुक्रिया होना चाहिए। पर ला एपिनेट झड़प ने जैक को चोटिल, खून से लथपथ छोड़ दिया। उसके कंधे में गोली लगी हुई थी और हालांकि जैक के बारे में यूरोप भर में फैली हुई बहुत सी कहानियां सच नहीं है, पर माना जाता है कि जर्मन सेना उसकी ऐसी हवा से डरी हुई थी। जैक का नाम एलाई के दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर रहा था। उनके बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद जैक का दस्ता ब्लिट्जक्रीग को धीमा करने में सफल नहीं हो पाया। जर्मन सेना ने आखिरकार कब्जा करके उन्हें अपने सहयोगियों से काट दिया और जर्मन नियंत्रित उत्तरी फ्रांस में दुश्मन के इलाके में पहुंचा दिया। दुश्मन की रेखाओं के पीछे फंसे होने और जर्मन सेना की ताकत से घिरे होने के बावजूद जैक ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उसने रात के अंत तक का इंतजार किया और उसने जर्मन लाइंस के माध्यम से अपनी पूरी कंपनी को चुपके से निकाल लिया। अपने रेजिमेंट को दुश्मन क्षेत्र से बाहर ले गया और फिर उन्हें लेकर वो पहले एस्टायर्स और पोपेरिंग और फिर बेल्जियम तक पहुंच गया। इस पॉइंट तक ब्लिट्जक्रीग ने फ्रांस को पूरी तरह से जकड़ लिया था और जर्मनी बेल्जियम पर भी पूरी तरह से नियंत्रण करने की कगार पर था। ब्रिटिश सेना जल्दबाजी में पीछे हट गई थी और जैक और बाकी बचे ब्रिटिश अभियान बल या बीईएफ को डनकर्क के समुद्र तटों पर अपना रास्ता बनने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला। उन्हें वहां से पीछे हटने का आदेश दिया गया ताकि वो पूरे चैनल से ब्रिटेन भाग सके। लेकिन जब वे लोग डनकर्क पहुंचे तो ये साफ था कि मंसूबा आसान नहीं होगा। जैक और लगभग 3.5 लाख बाकी के ब्रिटिश सैनिक पूरी तरह से समुद्र के तट पर फंसे हुए थे। जब तक 30 मई तक जैक की मैनचेस्टर रेजिमेंट को नागरिक जीवन रक्षक नौकाओं और मछली पकड़ने के जहाजों के पैचवर्क बेड़े द्वारा बचाया नहीं गया। इनमें से नावों को बहादुर नागरिकों द्वारा चलाया गया। हजारों आम लोग अपने सैनिकों को आगे बढ़ रही जर्मन सेना के चंगुल से बचाने के लिए इंग्लिश चैनल पार कर रहे थे। एक बार जब बीईएफ को सुरक्षित रूप से बचा लिया गया और घर वापस भेज दिया गया तो ब्रिटिश जनता और सरकार दोनों का मानना था कि ब्रिटेन पर जर्मन का हमला होना तय था। हालांकि ये हमला कभी नहीं हुआ। ब्रिटिश रॉयल नेवी की ताकत और ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को हराने और हवाई श्रेष्ठता हासिल करने में उनकी विफलता के कारण जर्मनों ने ब्रिटेन पर आक्रमण नहीं करने का ऑप्शन चुना। इसके बजाय जर्मनी ने अपना ध्यान पूर्व की ओर, पूर्वी यूरोप और आखिरकार रूस की ओर मोड़ दिया, जिसका मतलब था कि युद्ध लंबा चलने वाला था। लेकिन भैया हमारे मैड जैक चर्चिल का क्या। खैर, ब्रिटिश अभियान बल ब्रिटेन में सुरक्षित और स्वस्थ था, पर इसके ज्यादातर सैनिक घर वापस आकर काफी खुश भी थे। हालांकि इंग्लैंड की सारी चाहे और कम्प्रेड मैड जैक को खुश नहीं कर सके। वो इस फैक्ट से नफरत करता था कि बीएफ को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया और ये अधिकारी यूरोप में वापस आने और लड़ाई में शामिल होने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता था। इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने कमांडो नाम की एक नई वॉलंटियर यूनिट की हवा पकड़ी, एक खास फोर्स यूनिट जो कि इतनी जाबाज और अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी कि उन्होंने बाद में ब्रिटिश एसएएस और फ्रांसीसी नौसेना कमांडो और संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली रेंजर बटालियन के निर्माण के लिए प्रेरित किया। ये जैक जैसे सैनिक के लिए एकदम सही जगह थी और विशेष बलों के प्रशिक्षण की भीषण अवधि के बाद वो नंबर 3 कमांडो में सेकंड इन कमांड के रूप में शामिल होकर युद्ध में लौटने के लिए तैयार था। अपने पहले मिशन के लिए मैड जैक उत्तर की ओर बढ़ रहा था। वो नॉर्वे के वाक्सोय में एक जर्मन बेस पर एक तेज गति वाले हमले में हिस्सा लेने वाला था और संयोग देखिए, इस मिशन को ऑपरेशन आर्चरी ही कहा जाता था और हमारा पसंदीदा तीरंदाज पहले लैंडिंग क्राफ्ट पर था, जो बैकपाइप पर पारंपरिक स्कॉटिश गीत मार्च ऑफ द कैमरून मेन की शानदार प्रस्तुति दे रहा था। क्योंकि कमांडो समुद्र तट की ओर बढ़ रहे थे, जब लैंडिंग क्राफ्ट रेत से टकराया तो चर्चिल ने ग्रेनेड फेंकने से पहले अपनी तलवार को ऊंचा करके युद्ध में उतरने से पहले अपने बैकपाइप के साथ आगे कूद गए। बाकियों ने भी चर्चिल के आदेश का पालन किया और एक इंटेंस लड़ाई के बाद उन्होंने वाक्सो को कब्जे में ले लिया, गोला बारूद के भंडार को नष्ट कर दिया और कई जर्मन सैनिकों को भी पकड़ लिया। इस जीत से खुश होकर जैक ने एक बार फिर बैक पाइप बजाकर जश्न मनाने का फैसला किया। उसकी टोली संगीत के साथ नाच रही थी और
और हाथ में पकड़े जाने वाले वीडियो कैमरा के एक बहुत ही शुरुआती रूप में जैक को फिल्म आ भी रही थी। जैक को बाद में वाकसोई में अपनी भयंकर सफलता और फ्रांस में किए गए पिछले कार्यों के लिए मिलिट्री क्रॉस और बार से सम्मानित किया गया। इस युद्ध नायक ने आखिरकार जीत का स्वाद चख लिया और वो जल्दी ही ज्यादा के लिए वापस आ गया। 1943 में यूरोप लौट आया, इस बार नंबर 2 कमांडो के नेता के रूप में। जैक और उसके दस्ते ने इटली के ब्रिटिश आक्रमण में भाग लिया, जैसे पिएगोले नामक एक छोटे से शहर में एक जर्मन तोपखाने की बंदूक पर हावी होने और नष्ट करने का काम सौंपा गया था। ये 11 कमांडो रात को इस शहर में पहुंचे। ये जल्दी साफ हो गया कि सामने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जर्मन सैनिकों द्वारा इस गांव का भारी बचाव किया जा रहा था। आमतौर पर एक कम संख्या वाली कमांडो यूनिट चुपके से हमले की ताक में रहती है, लेकिन पिगोलेले घने अंडरग्रोथ और अंगूर की लताओं से घिरा हुआ था, तो पौधों से होते हुए ऐसा मुश्किल रास्ता और उनकी सरसराहट से चुपचाप बचकर घुस पाना नामुमकिन सा था। शुक्र है कि जैक कभी भी चुपके वार करने का प्रशंसक नहीं था और कमांडो एक अलग प्लान के साथ आया। उसने गांव पर अचानक और जितनी जोर से हो सके हमला करने का फैसला किया। आप ये कह सकते हैं कि उनका खुद का एक छोटे पैमाने का ब्लिट्जक्रिग था। जैक ने अपने सैनिकों को गांव के चारों ओर 6 गुट बनाकर घेर लिया और उसने हमला करने से पहले अपने फेफड़ों का पूरा जोर लगाकर कमांडो चिल्लाने के लिए कहा और फिर वो दुश्मन पर चिल्लाते हुए बस टूट पड़ा। भाई, चिल्लाने से कमांडो के गलती से एक दूसरे को ही अंधेरे में गोली मारने का जोखिम कम हो गया, क्योंकि इससे वो हर वक्त जानते थे कि उनके सभी दस्ते कहां पर थे। इस टोटके ने जर्मनों को भी कंफ्यूज कर दिया। कहते हैं कमांडो के चिल्लाने से उन्हें ये लग रहा था कि उन पर एक विशाल सेना ने धावा बोल दिया। जैसे ही चारों ओर से जर्मनों पर चीखे और गोलियां बरसी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं, जिससे कमांडो को गांव में प्रवेश करने और जर्मन बचावों पर काबू पाने का शानदार मौका मिला। जी हाँ, एक आम छापेमारी में सब में जैक के बैकपाइप का एक बैकिंग ट्रैक शामिल होता। हालांकि जैसा ही नंबर 2 कमांडो ने बचाव करने वाले जर्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो जैक ने इस कार्रवाई से एक कदम पीछे ले लिया, अपने एक कॉर्पोरल को ले लिया और सेट हो गया। ये रात में तबाही के बीच जर्मन की रक्षा रेखा के पीछे घुसने का प्रयास था। जैसे उन्होंने पिगोलेल को उड़ाया, जैक और कॉर्पोरल को जल्दी ही एक गश्त मारता गार्ड मिला। इस जोड़ी ने सामने आने से पहले थोड़ा इंतजार किया, फिर अचानक गार्ड को तलवार की नोक पर पकड़कर उसे बंदी बना लिया। फिर वे पकड़े गए गार्ड को अगली संतरी की चौक पर ले गया और उसे अपने साथी जर्मन सैनिकों को बुलाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक अपने दोस्त का स्वागत करने आए, तो जैक और कॉर्पोरल ने उन्हें तलवार की नोक पर पकड़ लिया और उन्हें भी बंदी बना लिया। उन्होंने हर एक संतरी पोस्ट पर इस सिलसिले को दोहराया और हमले के अंत तक इन दोनों ने 42 कैदियों और एक पूरे मोटार चालक दल को जैक की तलवार, कॉर्पोरल की रिवॉल्वर और अपने दुश्मन को पकड़ने के धांसू आइडिया के साथ उन्हें बंदी बना लिया। उनकी सफलता से खुश होकर जैक और कॉर्पोरल अपने बाकी कमांडो के पास लौट आए। ये पता चला कि उन्होंने 136 कैदियों को और खतरनाक तोपखाने की बंदूक को नष्ट करते हुए जर्मनों पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया था। एक बार फिर जैक को वीरता के चलते उनको जीत मिली। इस सैनिक को अपनी बहादुरी के लिए पिएगोले में विशिष्ट सेवा आदेश प्राप्त हुआ, जो एक ब्रिटिश सैनिक को प्राप्त होने वाले सबसे ऊंचे सैन्य सम्मानों में से एक है। जैक और नंबर 2 कमांडो ने मित्र राष्ट्रों को इटली का मुकाबला करने में मदद की थी, लेकिन उसका अभी भी जी नहीं भरा था। उनका अगला मिशन सबसे चौंकाने वाला साबित हो सकता था। चर्चिल ने अपने दस्ते का नेतृत्व यूरोप और यूगोस्लाविया में भी किया था, जहां कमांडो को ब्रेच के यूगोस्लावियन द्वीप पर छापा मारने का काम सौंपा गया था, जिससे रेजिडेंट सेनानियों की एक सेना ने कब्जे वाले जर्मनों को उखाड़ फेंका। मई 1944 में जैक और 2 कमांडो इकाइयां ब्रेच में उतरी, जो कुछ जर्मन बंदूक की जगहों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। जैसा ही मित्र राष्ट्रों ने द्वीप के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ी, तो इन कमांडोज में से सिर्फ 6 ने ही असल में इस मकसद में कामयाबी पाई। एक बार आसपास के क्षेत्र में बचे हुए कमांडो मोर्टार हमले की चपेट में आ गए। इस विस्फोट में चर्चिल के अलावा पूरी टीम की मौत हो गई या फिर वो घायल हो गए। इंडिस्ट्रक्टिबल जैक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वो जानता था कि उनकी संख्या कम रह गई है और लड़ने के लिए उसके आदमियों ने बिना उसके पास आगे बढ़ने वाले सैनिकों को हराने का कोई मौका नहीं था। इसके बजाय जैक ने अपनी बैकपाइप निकाली और स्कॉटिश लोकगीत विल ये नो कम बैक अगेन अपने मरे हुए साथियों के शोक में बजाना शुरू किया। जर्मन सेना स्पष्ट रूप से बैकपाइप की फैन नहीं थी, क्योंकि एक दुश्मन सैनिक ने जल्दी ही जैक पर एक ग्रेनेड फेंका और उस विस्फोट ने उसे एकदम बेहोश कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ तक कि एक ग्रेनेड भी जैक को मार नहीं सकता था। इसने उसे बस एक गहरी नींद में डाल दिया। जब जैक को होश आया तो वो युद्ध का कैदी था, जिसे जर्मनों ने पकड़ लिया था और दुश्मन की रेखाओं के पीछे ले गए। उस समय जर्मनी ने कमांडो ऑर्डर लागू किया, जिसमें कहा गया था कि पकड़े गए सभी कमांडो को बिना किसी मुकदमे के तुरंत मार दिया जाना चाहिए। ये पुराने जैक के लिए अंत हो सकता था, पर ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। जनाब, जर्मनों ने गलती समझ लिया कि जैक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के रिश्तेदार थे, इसलिए पूछताछ के लिए जैक को बर्लिन ले जाया गया और एक गजब देखिए
देखिए, गलती से सही पर उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। असल में जर्मन सेना ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया कि जैक ने जर्मन गैरिसन लीडर को एक फेमस नोट लिखा जिसमें उसे युद्ध के बाद कभी ब्रिटेन में आने पर फैमिली डिनर के लिए आमंत्रित किया गया था। पूछताछ के बाद जैक को ओरानीबर्ग में साचसेनहाउज़ेन एकाग्रता शिविर के एक वीआईपी सेक्शन में ट्रांसफर कर दिया गया। जैक को अनजाने में प्रसिद्ध परिवार से जोड़ने का मतलब था कि वो शिविर से बच गया, लेकिन जरा रुकिए, क्या उसका खास ट्रीटमेंट बुरे सपने में बदलने वाला था? साचसेनहाउज़ेन में जैक को भूखा रखा गया और पीटा गया। गार्डों ने युद्धबंदियों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा। साचसेनहाउज़ेन में कोई भी दिन आपका आखिरी दिन हो सकता है, इसलिए जैक ने शिविर से बाहर एक सुरंग खोदने के लिए रॉयल एयरफोर्स के 3 अधिकारियों के साथ मिलकर तुरंत भागने की योजना बनानी शुरू कर दी। महीनों की खुदाई के बाद सुरंग पूरी हो गई और बाल्टिक तट पर 110 मील चलने का प्रयास करने से पहले चर्चिल और आरएएफ अधिकारियों ने अपनी आज़ादी के लिए रास्ता बना लिया था। सैनिकों ने लगभग आज़ादी पा ली थी, लेकिन समुद्र को देखने से ठीक पहले जर्मन उन्हें पकड़कर साचसेनहाउज़ेन वापस ले आए और फिर ऑस्ट्रेलिया के नियडरडॉर्फ में एक और एकाग्रता शिविर में उनका ट्रांसफर कर दिया। एक बार फिर शिविर में जैक को भूखा रखा गया, पीटा गया, लेकिन गार्ड जैक की स्पिरिट कभी नहीं तोड़ पाए और चर्चिल के फिर से भागने का प्रयास करना शुरू हुआ। अप्रैल 1945 से एक रात को इस शिविर का लाइटिंग सिस्टम फेल हो गया, जिससे क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। जैक जल्दी से हरकत में आया, वो अंधेरे में गायब हुआ और बाढ़ के माध्यम से ऊपर चढ़ा, शिविर से बच के निकल गया। जैक ने पैदल यात्रा करने का फैसला किया। वो वेरोना के लिए 150 मील पैदल चलने के लिए तैयार था, जहां वो दक्षिण की यात्रा के दौरान सब्जियों की तलाश कर रहा था। 8 दिनों की पैदल यात्रा के बाद एक घायल और थका हुआ चर्चिल एक देश की सड़क पर ठोकर खाकर सीधे बख्तरबंद वाहनों के एक स्तंभ के रास्ते में चला गया। जैक डर गया, उसे लगा वो बंदी बजाएगा। तभी उसने देखा कि गाड़ियों के आगे संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के सफेद सितारे को प्रदर्शित किया गया था। जैक जल्दी से अमेरिकियों के पास गया, उन्हें रोक लिया। उसने एक्साइटेड होकर उन्हें समझाया कि वो एक ब्रिटिश अधिकारी था और युद्ध में उनके साथ शामिल होना चाहता है। हालांकि वो लोग उसे ये समझाते हुए कि जर्मन पहले आत्मसमर्पण कर चुके हैं और यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया है, उस पर भड़क गए। इस जीत पर खुश होने के बजाय जैक अविश्वसनीय रूप से निराश था। उस बात से दुखी था कि वो युद्ध के 1 वर्ष को पीओडब्ल्यू के रूप में याद नहीं कर पाएगा। फिर भी अमेरिकियों ने उसको समझाया कि पूर्व में जापानी एक्सिस बलों के खिलाफ लड़ाई जारी है। इसलिए जैसे ही जैक शिविर में अपने समय से ठीक हुआ तो वो एक विमान पर चढ़ गया और प्रशांत क्षेत्र में लड़ने की संभावना से उत्साहित होकर बर्मा की यात्रा पर चल पड़ा। हालांकि जैसे ही जैक ने दुनिया भर में उड़ान भरी, एक अमेरिकी विमान ने अपनी यात्रा शुरू कर दी। ये विमान बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला था, क्योंकि ये सीधे हिरोशिमा की ओर जा रहा था। जब तक जैक अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा तब तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए थे, जिससे बड़े पैमाने पर इस विनाश के हथियार ने हिरोशिमा और नागासाकी को नष्ट कर दिया और इसने दूसरे विश्व युद्ध को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और दूसरे विश्व युद्ध के जीवित सैनिकों को एहसास हुआ कि वे आखिरकार अपने घर जा सकते हैं। वो फटाफट अपने परिवारों के साथ पुनर्मिलन के लिए एशिया और यूरोप में वापस यात्रा करने लगे, लेकिन जैक कम उत्साहित था। उसने कहा कि अगर ऐसा बेवकूफाना कदम ना उठाया होता तो हम युद्ध को और 10 साल तक आराम से जारी रख सकते थे। ये कमेंट जितना हंसाने वाला है, उतना ही ये जैक के बारे में एक सवाल उठाता है जिसे अनदेखा करना थोड़ा मुश्किल है। एक सर्टेन पॉइंट के बाद बहादुरी पर पागलपन की सीमा होती है और जल्दी स्पष्ट हो गया कि एक सैनिक बनने की जैक की बचपन की महत्वाकांक्षा एक के रूप में मरने की उसकी इच्छा से ढकी हुई थी। चर्चिल के परिवार ने बाद में समझाया कि वो पूरी तरह से युद्ध में मरने और यूनियन जैक में दफन होने का इरादा रखता था। यह तब और भी स्पष्ट हो गया जब जैक ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेना में रहने का फैसला किया। वो 40 साल की उम्र में एक पैराशूटिस्ट बन गया। वो एक और लड़ाई लड़ने की उम्मीद और उसमें मरने की आस लगाए हुए था। जैक ने संक्षिप्त रूप से ब्रिटिश कब्जे वाले फिलिस्तीन में लड़ाई लड़ी, उस संघर्ष में भाग लिया जिसकी वजह से फिर इसराइल की स्थापना हुई। यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध रूप से हदासा अस्पताल से 700 से अधिक डॉक्टर्स, छात्रों और रोगियों को निकाला जब अरब उच्च समिति की सेना ने घात लगाकर यहाँ हमला किया था। इस सारे संघर्ष के बाद जैक ऑस्ट्रिया में भूमि वायु युद्ध स्कूल में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त हुआ और यहाँ डाउन अंडर रहते हुए चर्चिल ने अपने शौक की बढ़ती सूची में एक और गतिविधि जोड़ दी, सर्फिंग। ये सिपाही एक उत्साही सफर बन गया और जब वो इंग्लैंड लौटा तो उसने अपने खुद के डिजाइन किए गए सर्फ बोर्ड पर लहरों को पकड़ने कतरन के अपने प्यार को शान से फैलाया। अगर भैया उसके पास वर्ल्ड वॉर 2 में फ्रांस के समुद्र तटों पर तूफान के दौरान सर्फ बोर्ड होता ना तो कसम से मजा आ जाता। खैर, सैनिकों ने लहरों के लिए युद्ध का व्यापार किया और कुछ साल के लिए सेना में डेस्क जॉब करने के बाद उन्होंने युद्ध में मरने के अपने सपने को छोड़ दिया और 1959 में सेना से रिटायर होने का फैसला किया। अब ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते हैं तो वे फ्लोरिडा चले जाते हैं और स्थानीय गोल्फ कोर्स में मेंबरशिप ले लेते हैं, लेकिन जनाब यहाँ मैड जैक चर्चिल की बात कर रहे हैं और इन जनाब की सनक सेना छोड़ने के बाद भी जारी रही। कहानी यह है कि हर बार जैक
ट्रेन पर चढ़ता तो वो ट्रेन की खिड़की खोलकर और अपने स्टेशन के पास पहुंचते ही अपने ब्रीफकेस को बाहर फेंक कर ट्रेन के गार्ड और यात्रियों को चौंका देता। लोग सोचने लगे कि प्रसिद्ध मैड जैक चर्चिल सच में युद्ध के दौरान अपना दिमाग खो चुके थे। हालांकि जैक ने बाद में बताया कि वो रेल की पटरियों के पास रहता था और वो सीधे उसे अपने गार्डन में फेंका करता था ताकि वो उसे स्टेशन से घर ले जाने की सरदर्दी से बच जाए। रिटायरमेंट में भी जैक का अजीब और अद्भुत जीवन उसके आसपास के लोगों का मनोरंजन करता रहा और अधिकारियों की हरकतों ने उसे एक लेजेंड बना दिया। इस अधिकारी के सम्मान में मूर्तियां और कॉमिक्स बनाई गई और रॉयल नॉर्वेजियन एक्सप्लोरर्स क्लब द्वारा लिखी गई। 2014 की एक किताब में जैक को अब तक के सबसे बेहतरीन खोजकर्ताओं और साहसी लोगों में से एक कहा गया। हालांकि मैड जैक को कभी भी युद्ध में मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन 1996 में घर पर शांति से मरने से पहले उन्होंने अपने बाकी का जीवन सरे में गुजारा। वो 89 वर्ष की लंबी उम्र तक जीवित रहे। ये सैनिक भले ही मर गया हो, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। जैक की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे आप तलवार के साथ युद्ध में भाग रहे हो, अपना सर वो बना रहे हो या अपना सूटकेस अपनी ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक रहे हो, जब आप थोड़े पागल होते हैं तो जीवन ज्यादा दिलचस्प बन जाता है। तो ये थी कहानी मैड जैक चर्चिल के अद्भुत जीवन की। क्या आप किसी ऐसे दूसरे ऐतिहासिक महापुरुष के बारे में जानते हैं? कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया। देखने के लिए शुक्रिया। देखने